जय हिंद साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रिवर सिस्टम के बारे में। और जिस रिवर सिस्टम के बारे में आज बात करने हम जा रहे हैं वो है सिंधु रिवर सिस्टम, जिसे हम सिंधु नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो लिखना है आप सभी ने सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिंधु नदी समझौता क्या हुआ था और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। तो एक समझौता हमें देखने के लिए मिलता है जिस समझौते का नाम है सिंधु नदी समझौता। ये जो सिंधु नदी समझौता है ये दो देशों के बीच में रहता है। एक देश था उसमें पाकिस्तान और एक देश था उसमें हमारा प्यारा भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सिंधु नदी समझौता होता है। सबसे पहला सवाल, ये समझौता हुआ कब? तो याद रखना है दोस्तों, 19 सितंबर 1960 को। सबसे पहला सवाल आपको यही देखने के लिए मिल सकता है कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ। तो आपने कहना है 19 सितंबर 1960 को जो है सिंधु नदी समझौता हुआ। इस सिंधु नदी समझौते में होता क्या है? जो सिंधु नदी समझौता है इसमें भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो अपने साइन करते हैं और वो एक संधि करते हैं ऐसी कि जो कुछ नदियां होंगी इसका 80% पानी आप लेंगे, 20% पानी हम लेंगे। इस तरह से कुछ डिस्कशन रहता है उनका। तो उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका नाम लिखना है आपने अयूब खान। उस समय जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनका नाम आपने याद रखना है अयूब खान। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे जैसा आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे जो थे प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था दोस्तों अयूब खान। ठीक है। अब इस सिंधु नदी समझौते में और ऐसी क्या चीजें हुई जो हमें जानना जरूरी है। इस सिंधु नदी समझौते को पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस सिंधु नदी समझौते में टोटल 6 रिवर्स को रखा गया था। 6 रिवर्स को रखा गया था, 6 नदियों को रखा गया था। इन 6 नदियों का मतलब ये है, ये 6 मेन रिवर्स हैं, इन्हीं के ट्रिब्यूटरीज और भी काफी ज्यादा नदियां होंगी। तो जो रिवर्स का सीक्वेंस मैं लिखूंगा आपने उसी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि वो नदियां उसी तरह से फ्लो में बहेंगी। सबसे ऊपर वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, वैसे ही आपने लिखना है। तो सबसे ऊपर जो नदी बहती है उस नदी का नाम है दोस्तों सिंधु नदी। उस नदी का नाम लिखना है आपने सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद जो नेक्स्ट नदी है उस नदी का नाम लिखना है आपने झेलम नदी। झेलम के बाद जो अगली है उस नदी का नाम लिखना है आपने चिन्नाब नदी। चिन्नाब के बाद जो नेक्स्ट नदी लिखनी है आपने वो है रावी नदी। रावी के बाद जो नेक्स्ट नदी है उस नदी का नाम है रिवर ब्यास। रिवर ब्यास। और जो आखिरी में हमारी 6 नंबर पर आती है उस नदी का नाम है कौन सा? सतलुज नदी। वो कौन सी नदी है? सतलुज। तो हमें यह देखने के लिए मिला कि सिंधु नदी तंत्र में टोटल कितनी नदियां हैं? 6 नदियां जो है सिंधु नदी तंत्र में हमें देखने के लिए मिली। इसमें यह डिसाइड किया गया जो ऊपर की 3 नदियां हैं ये बहती भी इसी सीक्वेंस में। सबसे पहले सिंधु बहेगी, फिर आपकी झेलम बहेगी, फिर चिन्नाब बहेगी, फिर ब्यास बहेगी, फिर सतलुज बहेगी। इस तरह से ये बहती हैं। ठीक है, ऊपर से इसी सीक्वेंस में ये फ्लो करती हैं। तो जो ये डिसाइड हुआ था 1960 में जो समझौता हुआ था, 1960 में जो समझौता हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो 80% पानी ऊपर की नदियों का होगा वो लेगी पाकिस्तान और जो 20% पानी होगा वो लेगा भारत। क्लियर? नेक्स्ट, जो नीचे की 3 नदियां हैं उसका 80% जो पानी होगा वो लेगी इंडिया और जो 20% पानी होगा वो लेगा पाकिस्तान। ये डिसाइड हुआ था कब? 1960 में। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों एक अटैक किया गया था, पुलवामा हमला, है ना? आपको याद रहा होगा पुलवामा हमला कब हुआ है? जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ना? उस दिन ब्लैक डे के नाम से भी हम जानते हैं उसे, है ना? तो 14 फरवरी को ही दोस्तों ये डिसाइड कर दिया गया था। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका क्या नाम था? नरेंद्र मोदी था, है ना? नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसीजन लिया कि जो 20% पानी हम इनको अपना ये वाला दे रहे हैं, हम ये नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पुलवामा हमले में ये डिसाइड हुआ कि हम अपना 20% पानी नहीं देंगे। तो अब ये वाला जो नदियों का जो पानी है 100% ये कौन लेता है? भारत ही लेता है। तो ये चीज हमें यहां तक समझ आ गई कि सिंधु नदी समझौता क्या है, सिंधु नदी समझौता हुआ कब और क्या क्या यहां से सवाल निकल करके हमारे लिए बन सकता है। आगे की ओर बढ़ें।
अब हम देखते हैं कि ये जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है और कैसे हमारे लिए सवाल बना सकती है। अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पे इंडिया का मैप शो हो रहा है। अब बेसिकली जो सिंधु नदी बहती है या जो ट्रेवल करती है वो सिर्फ ये वाला एरिया है। वो कौन सा एरिया है हमारा? वो सिर्फ ये वाला एरिया है, ये एरिया बस। तो मतलब आज हम सिर्फ इतने से एरिया में देखेंगे कि सिंधु नदी कैसे बहती है। अब आप सभी को पता है कि इस तरफ जो है हमारा वो क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी। इस तरफ क्या है हमारा? अरब सागर। और इस तरफ क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी हमारी इस तरफ है। तो ये जो सिंधु नदी जो बहती है, इसकी जितनी भी नदियां हैं वो सारा जो अपना पानी गिराती हैं, कहाँ पर गिराती हैं? अरब सागर में। और एक चीज याद रखनी है, जो भी नदियां हो, चाहे दक्षिण भारत की हो चाहे उत्तर भारत की हो, जो भी नदियां अरब सागर में अपना जल गिराएंगी वो सारे एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, वो सारी नदियां झरनों का निर्माण करती हैं। लेकिन जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं वो डेल्टास का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और जो हमारे सुंदरवन के डेल्टा हैं वो हमारे भारत के सबसे बड़े डेल्टा के रूप में जाने जाते हैं, वो हम आगे चल करके देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने अभी तक किया वो आपको समझ आ रहा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु नदी है वो हमारा यहां से ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहली जो हमारी मुख्य नदी है वो हमारी रिवर सिंधु ही है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सिंधु नदी को हम यहां पे ऐड करेंगे अभी, है ना। चलिए, तो अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और इतना सा रखेंगे तो आप सभी के लिए क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारी सिंधु नदी है वो निकलती कहां से, ये चीज जानना जरूरी है। तो जो सिंधु नदी है दोस्तों, यहां पर हमारा तिब्बत है। तिब्बत के समीप यहां पर एक झील है जिस झील का नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है यहाँ पे? मानसरोवर झील। ये जो तिब्बत वाला इलाका है यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है ना, यहाँ पर जो है हर वक्त बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ग्लेशियर होते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है बोकारचू ग्लेशियर, BOKCHAR, बोकारचू ग्लेशियर, ठीक है। तो याद रखना है आपने, यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है हमारा? बोकारचू ग्लेशियर। या तो आपको बोकारचू ग्लेशियर आएगा या आपको आएगा दोस्तों शेरमुख। या तो बोकारचू आएगा लिखा हुआ या क्या आएगा आपको लिखा हुआ? शेरमुख। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये दोनों जो उद्गम स्थान है ये किसके हैं? हमारे सिंधु रिवर के ही है। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो हमारा यहीं से ही होता है। क्लियर है? अब जब सिंधु नदी का हमारा यहां से उद्गम हुआ तो सिंधु नदी यहां से बहती हुई ट्रेवल करती है, इस तरह से ट्रेवल करेगी। और यहां पे है हमारा अरब सागर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये मैंने लिख दिया यहां पे अरब सागर, ठीक है। और अरब सागर में यहां से अपना जो है जल प्रदान कर देती है और यहां पे अरब सागर में आ जाता है पानी। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखेंगे ये जो रिवर है हमारी वो सिंधु नदी है और इसके बारे में लिखेंगे। अब इसका जो रिवर बेसिन है वो है 1165,000 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? इसका रिवर बेसिन। आपको पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का रिवर बेसिन कितना है, तो आपने लिखना है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका रिवर बेसिन है। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में सिर्फ भारत में इसका रिवर बेसिन कितना है, ये तो ओवरऑल हुआ पूरा का पूरा पाकिस्तान चाइना वाला। अगर भारत में पूछा जाएगा तो आपने लिखना है 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर जो है रिवर बेसिन इसका कहां पे है? इंडिया में है। सिर्फ ये जो रिवर बेसिन है इसका, ये है इंडिया में। रिवर बेसिन इंडिया वाला कौन सा है? वो है आपका, याद रखना है आपने, ये वाला जो रिवर बेसिन है इसका, ये है सिर्फ इंडिया में। आगे की ओर बढ़ते हैं। जो टोटल लेंथ, जो सिंधु रिवर की टोटल लेंथ है जो सारी की सारी है वो है 2880, कितनी है? 2880 किलोमीटर जो लेंथ है वो आपकी सिंधु रिवर की है ओवरऑल। अगर भारत के नजरिए से पूछा जाए कि इंडिया में इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, तो वो आपने लिखनी है 1114। इंडिया में टोटल कितना ट्रेवल करती है? ये 1114 किलोमीटर जो है इंडिया में ट्रेवल करती है।
यहां तक सभी के लिए क्लियर है? अब यहां से और कैसे कैसे हमें सवाल बन सकते हैं वो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। जैसे कि तरीका बता देता हूं। अच्छा, वो स्थान मुझे बताइए जहां से सिंधु नदी भारत में एंटर करती है। ये सवाल पूछने का तरीका है। जैसे मान लो कि जहां से सिंधु नदी ने एंटर किया इस स्थान का नाम बताइए, और जहां से सिंधु नदी ने एग्जिट किया उस स्थान का नाम बताइए। ये आपको सवाल में बन सकता है। ये चीजें हम आखिरी में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट है और कहां से एग्जिट किया। दूसरी जो हमारी नदी है दोस्तों, उस नदी का नाम है झेलम। तो झेलम नदी का उद्गम हमारा यहीं पर जम्मू कश्मीर के समीप होता है। लिखेंगे सिंधु नदी का जो उद्गम है हमारा, लिखेंगे शाबाश, सिंधु नदी के समीप ही हमारी एक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम होता है हमारा, एक झील है शेषनाग झील, जिस झील का क्या नाम है याद रखना है, शेषनाग झील। शेषनाग झील, ये जो शेषनाग झील है एक जगह है जम्मू कश्मीर में, बेरीनाग। क्या जगह है? बेरीनाग। तो इस चीज को मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि जो हमारी झेलम नदी है, जो हमारी झेलम नदी है, झेलम नदी जहां से उद्गम होती है जम्मू कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है? बेरीनाग। बेरीनाग के समीप एक झील है जिस झील का क्या नाम है? शेषनाग। तो आपने लिखना है शेषनाग झील से जो है हमारा झेलम नदी का उद्गम होता है। तो यहां से यानी ये वाला जो स्थान है ये हमारा शेषनाग है, शेषनाग झील है। शेषनाग झील से हमारा झेलम नदी का उद्गम होता है और ये इस तरह से बहती हुई चली जाती है और यहां पर आकर के मिल जाती है। जिस जगह में ये आकर के मिलती है सिंधु नदी में, उस जगह का नाम है मिठानकोट। जिस जगह में ये मिलती है उस जगह का क्या नाम है? मिठानकोट। और इसकी जो लंबाई है वो आपने लिखनी है, वो है 725 किलोमीटर। झेलम नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 725 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नदी है दोस्तों, उस नदी का नाम है हमारा चिन्नाब नदी। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे लाहौल स्पीति में, यहाँ पर जो हमारा एक जिला है, इस जिले का नाम है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में जो हमारी चिन्नाब नदी है वो दो झीलों से बनती है ना। आगे ये इसमें समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति में दो झीलें हैं हमारी। एक झील जो है हमारी, उस झील का नाम है चंद्रताल और एक झील का नाम है हमारी सूरजताल। दो झीलें हैं हमारी। तो वहां से दो नदियों का उद्गम होता है, चंद्रा नदी और भागा नदी का, जो एक स्थान पर मिलती हैं, जिस स्थान का नाम है तांडी। तांडी में ये मिलती हैं और यहीं से वो नदी आगे की ओर चलती है जो हमारी नदी क्या कहलाती है? चिन्नाब नदी। ये हम एचपी के मैप में देखेंगे, एचपी की रिवर सिस्टम में देखेंगे कि ये लाहौल स्पीति को कहाँ से छोड़ती है और कहाँ से चंबा में ये एंटर करती है और चंबा को कहाँ से छोड़ती है और जम्मू कश्मीर जाती है। लेकिन अभी के लिए, सिर्फ फिलहाल के लिए हमने क्या देखना है कि जो हमारी चिन्नाब नदी है उसका जो उद्गम स्थान है आपने लिखना है। उसका जो उद्गम स्थान है, एक तो आपने लिखना है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा से उद्गम होता है चिन्नाब नदी का, और दूसरा लिखना है चंद्रताल एंड सूरजताल। चंद्रताल और सूरजताल झील से भी उद्गम होता है चिन्नाब नदी का, ये आपने लिखना है। और ये भी इस तरह से जम्मू कश्मीर में होती हुई जाती है और मिठानकोट में अपना मिलान कर देती है सिंधु नदी में। ये भी सिंधु नदी में मिल गई। उसके बाद आती है दोस्तों हमारी रावी नदी। अब रावी नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारा, इसी के नीचे एक जिला है हमारा कांगड़ा जिला। ठीक है, अगर आपको एचपी का मैप देखना है तो आप देख सकते हैं कि कांगड़ा के साथ में ही ऊपर चंबा लगता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो है, मतलब इधर जैसे जो होगा हमारा कांगड़ा होगा, कांगड़ा से ही वो नदी निकलती है और चंबा से होते हुए रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है और जम्मू कश्मीर में जाती है। तो आपने क्या लिखना है कि जो नेक्स्ट हमारी रिवर है वो है रावी नदी, सीक्वेंस वाइज जो हम देख रहे हैं। और रावी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, लिख देना है अपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बड़ा भंगाल से। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बड़ा भंगाल से जो है इसका उद्गम होता है और ये भी ट्रेवल करती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई चली जाती है और ये भी मिठानकोट में मिल जाती है। और ये भी कहाँ पर मिल जाती है, मिठानकोट में मिल जाती है।
नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है ब्यास, जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। जिसका उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। अब रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, यहां तक जाती है ये पाकिस्तान तक, पाकिस्तान तक नहीं सॉरी, भारत के पंजाब तक जाती है। ये वाला जो जिला है ना हमारा, ये वाले जो हमारा स्टेट है, इस स्टेट का नाम है पंजाब, हिमाचल के साथ में है ये। और यहीं से हमारी एक और झील निकलती है सतलुज, जिस झील का नाम है राकतसाल। जिस झील का क्या नाम है? राकतसाल झील। वो ऐसे करके आती है यहाँ पे किन्नौर से एंटर करते हुए हिमाचल के 5 जिलों को, और यहाँ पर ब्यास नदी में मिल जाती है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझिए, ये जो नदी हमारी यहाँ से आई, ये जो हमारी यहाँ से नदी आई, ये है रिवर ब्यास, और ये जो हमारी नदी यहाँ से आई, ये है रिवर सतलुज। सिंधु नदी तंत्र में टोटल 6 नदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब ये जाती हैं तो जाती हैं 5। मतलब जो ब्यास नदी है ना, वो सतलुज नदी में मिल जाती है इधर भारत के पंजाब में, जिस जगह का नाम है हरिकापतन। जिस जगह का क्या नाम है? हरिकापतन। और इसी स्थान से दोस्तों राजस्थान के लिए नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। जो भारत की सबसे लंबी नहर है, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। वो कहां से निकाली गई है, एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि मैंने क्या समझाया कि ये जो है हमारी सतलुज नदी आई, ठीक है, यहां से हमारी ब्यास नदी आई, और जिस स्थान पर ये मिली, ब्यास नदी जिस स्थान पर सतलुज में मिली, ये भारत की पंजाब स्टेट है, और जिस स्थान पर ये मिलती है इस जगह का नाम है हरिकापतन। क्या नाम है इस जगह का? हरिकापतन। और यहीं से एक नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो जल प्रदान करती है राजस्थान को। यहां तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अब यहां पर देखते हैं कि कैसे हम जो है सिंधु नदी तंत्र को करेंगे। यहां बुखारचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकली, झेलम नदी निकली, चिन्नाब नदी निकली, रावी नदी निकली, ब्यास नदी निकली, सतलुज नदी निकली, और एक स्थान पे आकर के मिल गई। जिस स्थान पे ये आकर के मिली, इस स्थान का नाम पाकिस्तान में भी है दोस्तों पंजाब, क्योंकि यहां पर 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? तो यहां पर 5 नदी, तो ये पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया है। अब देखो हमें सवाल कैसे आता है दोस्तों, हम सिंधु नदी तंत्र कर रहे हैं, ना कि चिनाब नदी तंत्र या रावी नदी तंत्र। जब हम एचपी की नदियों को पढ़ेंगे, चिन्नाब को पढ़ेंगे, तो चिन्नाब की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उनको पढ़ेंगे। जब रावी को पढ़ेंगे तो रावी की ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, तो हम सिंधु के अलावा और नदियों की ट्रिब्यूटरीज नहीं पढ़ सकते। पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु नदी तंत्र है तो सिंधु का पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको सतलुज नदी के बारे में बताने लग जाऊं, तो सतलुज नदी खुद में एक इतना बड़ा टॉपिक है कि 1-2 घंटे का लेक्चर सतलुज नदी लगाएगी, है ना। तो सिर्फ हम आज जो है हम सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे कि कौन सी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और क्या क्या सवाल सिंधु नदी और बना सकती है। तो लिखेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु रिवर, सिंधु नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां जो हैं, तो उनमें सबसे पहली जो है हमारी वो है श्योक। श्योक के बाद आपने लिखना है गिलगिट, जो मैं जिसके नीचे आर आर लिखता चलूंगा ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। गिलगिट, हुंजा और नुब्रा, ये जो हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है? और जो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो है जैसे जास्कर, शिगार, जास्कर, शिगार, गास्टिंग, गास्टिंग और ग्रास। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु नदी तंत्र की जो आपने याद रखनी है। क्लियर? अब हम जब एचपी का पढ़ते हैं दोस्तों, तो एचपी में हम सिर्फ अपनी 4 नदियां पढ़ेंगे, रावी पढ़ेंगे, चिनाब पढ़ेंगे, ब्यास पढ़ेंगे और सतलुज पढ़ेंगे। झेलम फिर से रह जाएगी। तो साथ ही साथ में जो झेलम है उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हम देख लेते हैं। तो ये हो गई सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज। अब लिखेंगे झेलम नदी की ट्रिब्यूटरीज। जो भी हमारी झेलम नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो उसमें लिखेंगे पुंछ रिवर। पुंछ रिवर के बाद अगली लिखेंगे लीडर, लीडर,
लीडर के बाद लिखेंगे नीलम, नीलम, नीलम के बाद लिखेंगे कुनहार, कुनहार। तो ये जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं ये झेलम की हैं। जैसे इसमें एक और है सिंध, तो जैसे ये जो सिंध और कुनहार हैं झेलम में, ये हैं इसकी दोस्तों राइट ट्रिब्यूटरीज। ये कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जो दाएं तरफ से जल प्रदान करती हैं। जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज वो जो मैंने आपको ऊपर की 3 दिखाई, पुंछ, लीडर और नीलम, ये जो है इसकी कैसी हैं, ये है इसकी लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी बाहिनी तरफ से इसको जल प्रदान करती है। ठीक है। अब एक सवाल आपको ये पूछा गया था कि जो हमारी सतलुज नदी है, जैसे वो उसका जो उद्गम है वो हमारा कहाँ से होता है, वो हमारा तिब्बत से होता है। तो सवाल ये आता है कि सतलुज नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? लांगछेन खंबाब, लांगछेन खंबाब किस नाम से जानते हैं? लांगछेन खंबाब के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लियर है यहां तक? ये जो हैं आपके सवाल निकल करके आ सकते हैं। अब ये जो नदी जहां से अपना जल अरब सागर में गिरा रही है, ये नदी, उस स्थान का नाम है दोस्तों कराची। उस स्थान का क्या नाम है? कराची। कराची नामक स्थान से जो सिंधु रिवर है ये अपना जल प्रदान करती है और अरब सागर को अपना जल प्रदान करती है। और जो भी नदियां अरब सागर में अपना जल गिराएंगी वो किस चीज का निर्माण करेंगी? एस्चुरीज, झरनों का निर्माण करेगी। और मैंने आपको एक चीज पूछी थी कि जहां से सिंधु नदी एंटर करती है उस जगह का नाम है दोस्तों दमचौक। क्या नाम है उस जगह का? दमचौक। याद रखना है, क्या नाम है? दमचौक। दमचौक से जो है ये एंटर करती है और किस स्थान से बाहर निकलती है, उस स्थान का नाम है दोस्तों चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से जो है ये बाहर हो जाती है। क्लियर है यहां तक? तो ये थी हमारी आज की सिंधु नदी तंत्र। उम्मीद है कि जो हमने सिंधु नदी तंत्र को आपको समझाया अच्छे से समझ आया होगा। जो विस्तार से ये जो 4 नदियां हैं, जैसे रावी है, तो बताया जाएगा कि बल्लोज से कहाँ से निकलती है, क्या होता है ना, खेड़ी नाले से क्या होता है, संसारी नाले से क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम जब हिमाचल प्रदेश की नदियों को देखेंगे तो उस दौरान कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो सिंधु नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि कहाँ से एंटर की, कहाँ से एग्जिट की, कहाँ पे पॉइंट मिला, कहाँ से नीचे गई, कितने इसका रिवर बेसिन है, कितनी इसकी लंबाई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कब जो है आपका सिंधु नदी समझौता हुआ, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस दौरान थे, है ना। बाकी सवाल पूछने के दोस्तों तरीके रहते हैं ना, किसी भी तरह से आपको जो है सवाल क्वेश्चन में फ्रेम किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी सिंधु नदी तंत्र की वीडियो थी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।